सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द इकोनॉमिक करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, दैट इज 1 टू 5 अप्रैल। सो आवर फर्स्ट न्यूज इज दैट आरबीआई का फाउंडेशन डे था, दैट इज ऑन 1 अप्रैल। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हम आरबीआई के स्टैटिक फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं। दैट इज आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म्ड अंडर आरबीआई एक्ट 1934, एस्टेब्लिश हुआ था 1935 में। जब ये एस्टेब्लिश हुआ था इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता में। फिर 1937 में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट होकर कहाँ आ गया, मुंबई महाराष्ट्र में। और ये डेट भी आपको याद रखनी है, दैट इज 1937। नेशनलाइज हुआ 1 जनवरी 1949 को। करंटली जो गवर्नर है 26 नंबर के, वो है संजय मल्होत्रा। और आरबीआई का जो सिंबल है, एम्बलम जिसको हम कह सकते हैं, वो है टाइगर एंड पाम ट्री। ठीक है, जो कि 1 रुपी कॉइन डिजाइन से लिया गया है। देन वी हैव कॉइन्स की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कॉइन इशू करता है अंडर द कॉइनेज एक्ट 2011। और गवर्नमेंट की जो टकसाल है, जिसे मिंट भी बोलते हैं इंडियन गवर्नमेंट की, वो है 4 जगह पर, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, महेश कुमार का हाउस नंबर। ठीक है, जस्ट मैंने ऐसे ट्रिक बनाकर याद किया हुआ, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो MKHN, ठीक है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा। मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, अब आप मुझे बताएंगे कि मैक्सिमम हम कितने रुपीस का कॉइन इशू कर सकती है गवर्नमेंट, और कितने रुपी मतलब नोट जो है वो इशू हो सकता है। 10,000, 1,000, क्या ऐसा कुछ है तो आप मुझे बताएंगे। ये नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। फर्स्ट गवर्नर है हमारे सर ओसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे CD देशमुख, जो कि वैसे 3rd नंबर के हमारे आरबीआई गवर्नर थे। लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर है बेनेगल रामा राव। ठीक है, कब से कब, 49 से 57। देन अगर हम इंपॉर्टेंट सब्सिडरीज की बात करें आरबीआई के, तो 5 सब्सिडरीज हैं, DICGC, BRBNMPL, RBIH, रेबिट और इफ्टास। तो DICGC क्या है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। कब बना, 1962 में। आपको पता होगा कि आपका जो भी पैसा बैंक में डिपॉजिट है, अगर कभी बैंक दिवालिया हो जाता है, बैंक रन कर जाता है, मतलब बैंक रन हो जाता है, तो उस केस में आपको 5 लाख का जो इंश्योरेंस मिलता है वो कौन देता है, वो देता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। देन आता है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। यानी कि जो भी हम नोट जो बन रहे हैं, नोट प्रिंट हो रहे हैं गवर्नमेंट के, तो 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और 2 आरबीआई की हमारी वो है प्रिंटिंग की। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो आरबीआई की है, उसका नाम क्या है, BRBNMPL। नेक्स्ट इज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, जो कि फॉर्म हुई है 2020 में। देन रेबिट रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इफ्टास इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। ठीक है, तो ये सारा टेक्नोलॉजी और फाइनेंस से रिलेटेड हो गया। ठीक है, जो सबसे लेटेस्ट अगर आपसे पूछें कि सब्सिडीज हैं आरबीआई की, उसमें सबसे लेटेस्ट कौन सी है, तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ठीक है, 2020 में आई है। एंड क्रोनोलॉजी में भी लगाना आ सकता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देन आरबीआई के अगर हम 4 डिप्टी गवर्नर्स की बात करें, तो T रविशंकर, पूनम गुप्ता, स्वामीनाथन जानकी रमन और SC मुर्मू, दैट इज श्रीश चंद्र मुर्मू। और आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन है, एक आरबीआई गवर्नर है, 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं, 4 लोकल बोर्ड में से आते हैं, 2 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और 10 गवर्नमेंट नॉमिनीज है। तो टोटल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 21 लोग होते हैं। ठीक है, फ्रॉम दीज डिफरेंट फील्ड्स। तो ये था अबाउट आरबीआई के फैक्ट्स के बारे में। सेकेंड न्यूज की तरफ आते हैं। IMF वर्ल्ड बैंक मीट इन 2026 थाईलैंड बैंकॉक। तो IMF और वर्ल्ड बैंक जो है वो थाईलैंड में मिलने वाले हैं। और ये जो मीटिंग है 1991 के बाद, ऐसी मीटिंग्स जो है बहुत कम होती हैं, और ये सेकेंड टाइम है जब थाईलैंड इसको होस्ट कर रहा है। थीम क्या है, थाईलैंड न्यू हॉरिजन, एम्पावरिंग पीपल, बिल्डिंग रेजिलियंस। ठीक है, न्यू हॉरिजन मतलब एक न्यू एरियाज डेवलप करना, लोगों को एम्पावर करना और रेजिलियंस बिल्ड करना, कि जो भी सिचुएशन है उसमें हम स्ट्रांगली खड़े रहें। लोकेशन कहाँ हुआ, बैंकॉक के थाईलैंड में, एट क्वीन
सर्किट नेशनल कन्वेंशन सेंटर। डेट्स क्या है? 12 से 18 अक्टूबर 2026। इसको ओलंपस ऑफ फाइनेंस भी बोल रहे हैं। वाई सो? ओलंपस ऑफ फाइनेंस क्यों बोल रहे हैं? ओलंपस क्या है? इट्स बेसिकली द हाईएस्ट पीक ऑफ ग्रीस। ठीक है, माउंटेन पीक है जो कि सबसे हाईएस्ट है। तो अगर हम ये कह सकते हैं फाइनेंस का सबसे ऊंचा शिखर है, यानी ऐसी समिट है जो कि ऑफ हाईएस्ट सिग्निफिकेंस की है, तो दैट्स वाई इसका नाम क्या होगा? ओलंपस ऑफ फाइनेंस। नाउ नेक्स्ट न्यूज, IRDAI, that is Insurance Regulatory Development Authority of India, designated LIC, New India and GIC as the systematically important insurance for fiscal years 2025-26। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 3 जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ठीक है, ये 3 कंपनीज को IRDAI ने क्या दिया है? स्टेटस ऑफ सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, इसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? टू बिग टू फेल। ठीक है, टू बिग टू फेल का क्या मतलब है? टू बिग टू फेल का मतलब है कि अगर ये इंस्टीट्यूट्स को कुछ भी होता है, यानी ये इंस्टीट्यूट्स अगर हमारी इकोनॉमी में इन पे कोई इम्पैक्ट आता है तो हमारी पूरी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक घर है, घर में एक पापा है, ठीक है, एक फादर है, एक मदर है, उनके 2 बच्चे हैं, ठीक है। अब सारी जिम्मेदारी जो है पापा के ऊपर है, किसकी? बच्चों की भी और मम्मी की भी। मान लेते हैं मम्मी हाउसवाइफ है, कुछ नहीं करती है। तो अगर मान लीजिए इनके घर के पापा बीमार हो जाएंगे तो इनका घर का सारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्या हो जाएंगी? मतलब उस पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि हु विल बी रिस्पॉन्सिबल नाउ। ठीक है, मान लीजिए पापा का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, या पापा की डेथ हो जाती है इनके, तो कौन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? तो कहने का मतलब है, तो इस तरीके से ये हमारे इंश्योरेंस के वो इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं, ये 3 इंश्योरेंस कंपनीज। अगर इनको कुछ भी होता है तो हमारी पूरी फाइनेंशियल इकोनॉमी जो है वो क्या हो सकती है? यू कैन से डेंजर में आ सकती है। तो यही लिखा हुआ है, ड्यू टू देयर मार्केट साइज, मार्केट इंपॉर्टेंस एंड इंटरकनेक्टेडनेस, देयर फेलियर कुड कॉज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रप्शन टू द डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम। ये हमारी पूरी फाइनेंशियल सिस्टम को डिस्ट्रप्ट कर सकती है, ठीक है। अब जैसे आपने वो केस सुना होगा 2008 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, लेमैन ब्रदर्स जो है कोलैप्स हुआ, उसकी वजह से पूरे यूएस की मार्केट, नॉट ओनली यूएस की, रादर इंडिया की पूरी मार्केट पर इम्पैक्ट आया। तो ये वही ऐसा कुछ ही हम कहना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम इनको थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ये तो हमने इंश्योरेंस की बात करी, मैंने आपको ये सेम चीज सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स में भी करवा रखा है, डोमेस्टिक बैंक्स जिसको हम बोलते हैं, जैसे SIB। तो वो कौन कौन से बैंक्स हैं, क्या आप बता सकते हैं? HDFC, SBI और ICICI, ये 3 नाम है। तो ये आपको पता होने चाहिए कौन कौन है हमारे सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस एंड सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब अगर हम IRDA की बात करते हैं, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फॉर्म हुआ था 1999 में, ऑपरेट करना शुरू हुआ 2000 में, आफ्टर द मल्होत्रा कमेटी। ठीक है, जैसे कोई ना कोई कमेटी देती है, मतलब कोई ना कोई रिपोर्ट देता है उस इंस्टीट्यूट को डेवलप करने के लिए। जैसे हमारी नाबार्ड के लिए बी शिवरमन कमेटी हो गई, ठीक है, आपके RBI के लिए हिल्टन यंग कमीशन हो गई। तो इस तरीके से जो डिफरेंट कमिटीज हैं उसके रिकमेंडेशन पे वो इंस्टीट्यूट बनता है। ये एक ऑटोनोमस स्टैचुरी बॉडी है। स्टैचुरी बॉडी क्या होती है? मैंने आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जिसका कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं मेंशन है। स्टैचुरी बॉडी जो किसी एक्ट के थ्रू आई है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन नहीं है लेकिन एक्ट के थ्रू आई है, ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद, तेलंगाना में। मूव फ्रॉम न्यू दिल्ली इन 2001। पहले इनिशियली कहाँ था? न्यू दिल्ली में था, फिर वो शिफ्ट होकर कहाँ चला गया? हैदराबाद, तेलंगाना में आ गया इन 2001। अब कंपोजिशन में इसमें 10 मेंबर बॉडी है, एक चेयरपर्सन होता है, 5 फुल टाइम मेंबर्स और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आपसे कि पर्टिकुलर जो ये इंस्टीट्यूट है इसका क्या काम है। तो देखो, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस को रेगुलेट करना है और डेवलप करना है, ठीक है। तो जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उनको रेगुलेट करने का काम और उनकी डेवलपमेंट का काम। पॉलिसी होल्डर्स जो हैं उनके इंटरेस्ट, जो भी इंश्योरेंस ले रहे हैं उनके इंटरेस्ट को मेक श्योर करना है कि सब सही से हो रहा है, उनको जो पॉलिसीज मिल रही है उनके ढंग से उनको क्लेम मिल रहा है कि नहीं, ये सब। सेकंड, इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेट करना,
और तीसरी चीज है टू इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सही होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द फैक्ट्स। देन इसका गोल की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल का टारगेट क्या रखा है गवर्नमेंट ने, 2047। विकसित भारत का जो है वही इंश्योरेंस फॉर ऑल का भी टारगेट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, आरबीएल बैंक जो है उसको अब कंसिडर किया जाएगा एक फॉरेन बैंक, क्योंकि इसको पहले हम क्या था, एक प्राइवेट बैंक था जहां पर जो है अब एमिरेट्स एनबीडी जो है बैंक, उन्होंने जो फॉरेन बैंक है उन्होंने उसका स्टेक खरीद लिया है और वो एक्वायर करके 51% से 74% कर दिया स्टेक, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आरबीएल बैंक विल बी क्लासिफाइड फ्रॉम ए डोमेस्टिक प्राइवेट बैंक टू फॉरेन बैंक सब्सिडरी, ठीक है, फॉरेन बैंक की सब्सिडरी कहलाएगा क्योंकि इन्होंने 74% इसका स्टेक ले लिया है और ये किया है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अब यहाँ से ये तो नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछ सकता है कि बैंकिंग में एफडीआई का क्या रूट है, आई मीन टू से बैंकिंग में एफडीआई का कितना परसेंटेज होता है, यानी ऑटोमेटिक रूट से कितनी एफडीआई अलाउड है, 49%। गवर्नमेंट रूट से, गवर्नमेंट से परमिशन लेकर आप 74% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये टारगेट आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू द next news, second last news, that is India's launches SDG dashboard for data monitoring। यानी कि बेसिकली गवर्नमेंट ने एक डैशबोर्ड बनाया। डैशबोर्ड क्या होता है, इट्स लाइक अ वेबसाइट, ठीक है, जहां पर आपको सारा मॉनिटरिंग कर सकते हो, सारा डाटा अवेलेबल होगा कि कौन सी स्टेट ने कितना एसडीजी पर, एसडीजी 1 से 17 तक जो दे रखे हैं, आपको पता ही होगा टोटल 17 गोल्स हैं। यूएन ने मेंशन किया था 2015 से 2030 तक हमें ये 17 गोल्स को क्या करना है, फुलफिल करना है, ठीक है। अब अब वो वेबसाइट बना दी गई है जहां पर रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, जो भी डाटा होगा, यानी कि कौन सा स्टेट कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या प्रोग्रेस चल रही है, कितना काम कर लिया है, ये सब वो देंगे एट सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सारा डाटा इकट्ठा आपको मिल जाएगा ताकि आप देख सके कि कौन सी स्टेट कितने प्रोग्रेस कर रही है। इसको बनाया किसने, मॉस्पी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इन कोलैबोरेशन विद यूएनआरसीओ, दैट इज यूनाइटेड नेशन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर ऑफिस। डाटा स्ट्रक्चर की बात करें, इट अलाइन विद द नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, जिसमें कि 306 स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर्स हैं जिसके बेसिस पे मेजरमेंट हो रही है कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। 306 इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स मतलब कि इट्स लाइक पैरामीटर्स हैं कि ये पैरामीटर फुलफिल हो रहा है तो हम कहेंगे कि हाँ इतनी प्रोग्रेस हो गई है। उसके बाद द प्लेटफॉर्म इज बेसिकली पॉलिसी मेकर्स और रिसर्चर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा इस डाटा को एक्सेस कर, मतलब इस डाटा को यूज करके पॉलिसीज बनाना, ठीक है। मूविंग ऑन, अच्छा बात कर रहे थे 17 एसडीजी गोल्स की, तो 17 एसडीजी गोल्स बाय नंबर आपको याद होने चाहिए कि फर्स्ट गोल क्या था, से नो पॉवर्टी, ठीक है, देन हंगर, देन उसके बाद क्या है आपकी क्वालिटी एजुकेशन, देन हेल्थ, ठीक है, फिर इक्वालिटी की बात आ जाती है। 6 पे है आपका, 6 पर क्या है, इस तरीके से आपको, मतलब मेरा कहने का मतलब नंबर वाइज आपको याद होनी चाहिए कि क्या क्या है। जैसे 6 पे आपका आ जाएगा अफोर्डेबल अफोर्डेबल एंड ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। 7 पे आ जाएगा आपका क्लीन एनर्जी। अब ये मुझे कैसे याद है, तो मैंने आपको एक ट्रिक वीडियो डाल रखी है इस चैनल पर, आप देख सकते हैं, निमोनिक ट्रिक करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको एसडीजी गोल्स को याद करने की ट्रिक मिल जाएगी। और मैंने आपको जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला 10, तो 10 एसडीजी गोल 10 पर क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने बोला 14 है लाइफ अंडर वाटर, ठीक है, 15 है लाइफ ऑन लैंड। तो ये सब जस्ट आपको नंबर देखते ही आपको याद आ जाएगा, इस तरीके से मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है। एक बार ये वीडियो देख लेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द लास्ट न्यूज, दैट इज एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, 1961 में फॉर्म हुआ था, ठीक है, और इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी। इसको अब हमने डीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया है। व्हाट इज डीम टू बी यूनिवर्सिटी, डीम टू बी यूनिवर्सिटी, अच्छा ये जो न्यूज़ है मैं पहले क्लियर कर देती हूँ। अगर आप
पेपर 2 की बात कर रहे हैं, कोई भी इकोनॉमिक्स एग्जाम दे रहे हैं तो आप वहां तक पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। दिस इज फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और पेपर 1 में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पेपर 1 के लिए आप इसको याद रख सकते हैं कि एनसीईआरटी जो कि 1961 में फॉर्म हुआ था, उसको अब हमने डीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया, यानी कि यूनिवर्सिटी है नहीं लेकिन यूनिवर्सिटी जैसा काम करेगी। तो यूनिवर्सिटी जैसा काम क्या करती है? यूनिवर्सिटी क्या करती है? आपको डिग्रीज देती है, आपको रिसर्च करवाती है, डॉक्टरेट डिग्रीज देती है, ठीक है, डिजाइन करती है, जो भी करिकुलम वगैरह है उसको डिजाइन करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो नाउ इट्स ओपन, इट्स अपनी डिग्रीज दे सकता है, रिसर्च करवा सकता है और लोकल यूनिवर्सिटीज के साथ एफिलेट करके प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं, ठीक है। अब 6 इसके रीजनल इंस्टीट्यूट्स हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए एनसीईआरटी के कहाँ कहाँ पर है। अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, शिलोंग, ठीक है, और ये आपको दे रखा है भोपाल। भोपाल का हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो 6 हैं टोटल। उसके बाद ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमने एनईपी पॉलिसी जो है, नेशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप कह सकते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 के अकॉर्डिंग हमने अलाइन किया है। तो यूजीसी ने उनको किसका स्टेटस दे दिया? डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस दे दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट अप्रैल की जो भी न्यूज थी। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपका कोई भी सजेशन है या अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।